नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मेरा नाम है उर्वशी, मेरे साथ हैं स्वर्णिमा। हमारे खास कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों की खास खबरें आपके साथ साझा करते हैं। ज़्यादातर हमारी खबरें स्थानीय होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। जी, विंध्य की खबरों से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, उसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं इस सत्र के। और इसमें विंध्य के लिए, खासकर रीवा के अनंतपुर क्षेत्र के लिए गर्व की विषय है कि यहाँ के शिवांशु द्विवेदी, उनका सिलेक्शन हो गया है। उनकी 10th रैंक आई है यूपीएससी में। इसी के साथ आईएएस के पद पर उनका चयन हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है और ये उनका 6ठा अटेम्प्ट था। इससे पहले शिवांशु 5 बार मेंस और 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और उन्होंने नौकरी के साथ साथ ये प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि मैंने 6 बार, एक दो बार नहीं बल्कि उन्होंने 6 बार ये प्रयास किए थे। और साथ ही में ये अनंतपुर के निवासी हैं और इन्होंने मार्टन एक्सीलेंस स्कूल और बाल भारती से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की थी। इनके पिता सत्येंद्र द्विवेदी जी पेशे से एक किसान हैं और माता गृहिणी हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा के बाद इन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, यानी पढ़ाई में हमेशा से ही एक बेहतर छात्र रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करी और इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, पिता, माता और भाई को दिया है। भाई इनके शुभांशु द्विवेदी हैं। ये शुभांशु द्विवेदी खेल मंत्रालय, भारत सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हैं और शिवांशु खुद वर्तमान में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज में हैं। जी, इसी के साथ ये शुभकामनाएं भी हैं उनकी आगे के भविष्य के लिए। बड़ी बात है, जिले का ना ही पूरे प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है। अगली खबर की बात करें तो मौसम से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। दैनिक जागरण का पेज है ये। यहाँ पर हेडलाइन है मौसम को लेकर कि ईरान और अफगानिस्तान में बना पश्चिमी विक्षोभ रीवा में भी बारिश करवाएगा। लिखा गया है कि किसानों के लिए जो इतने दिनों से समस्या बनी हुई थी, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, नहर में पानी नहीं आ रहा था, बुवाई करने के लिए गेहूं की यानी रबी की फसलों की, तो अब किसानों के लिए राहत की खबर देखी जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम मेहरबान होने वाला है, आसमान से राहत की बूंदें गिरेंगी। ईरान और अफगानिस्तान में बना पश्चिमी विक्षोभ रीवा में भी बारिश करवाएगा। 28 नवंबर को बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, राजस्थान से होकर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो गुजरेगा। और मौसम विभाग के विशेषज्ञ हैं संदीप शर्मा, उन्होंने बताया है कि ईरान और अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। यह विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण रेखा गुजरात और राजस्थान से होकर गुजर रही है। 28 नवंबर को यहां जोरदार बारिश देखी जा सकती है। वहीं तापमान के स्तर को देखा जाए तो रीवा प्राइम पेज में दिया गया है। हालांकि हर रोज ही हम अखबार में देखते हैं कि ये कॉर्नर दिया रहता है। शहर का मौसम दिया हुआ है। विंध्य क्षेत्र का तापमान है अधिकतम 28.2 डिग्री, न्यूनतम है 13.4 डिग्री और ह्यूमिडिटी जो है वो 77% अधिकतम है। हवा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। वहीं पॉल्यूशन स्तर जो है सतना का 91 है, एयर क्वालिटी इंडेक्स रीवा का 90 है, सीधी का 90 है और सिंगरौली का सबसे ज़्यादा 112 है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में जो है बारिश देखी जा सकती है। कश्मीर के साथ साथ 7 राज्यों में आज बारिश हो सकती है। अब उत्तर भारत में तेज़ ठंड भी पड़ेगी और देखा जाए तो अब रीवा जिले यानी विंध्य क्षेत्र में भी ठंड पड़ने लग गई है। बिल्कुल उर्वशी, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लेते हैं उर्वशी। तो यहाँ दस्तक अभियान, ये एक तरह का अभियान है जो चलाया जाता है सरकार द्वारा। यहाँ पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ रीवा जिले में 22% आबादी जो है बच्चों की वो एनीमिया से पीड़ित है। तो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं स्टार समाचार में। स्टार एक्सक्लूसिव के नाम से ये पूरा एक पेज है, एक हाफ पेज है जो डेडिकेटेड है इस खबर को। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में कि है क्या। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सबसे पहले दस्तक अभियान की बात कर लेंगे हम कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान चलाता है। इस अभियान के अंतर्गत 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे आते हैं। अब इनकी स्वास्थ्य की जांच होती है और इस दौरान कुपोषण, एनीमिया, डायरिया, टीकाकरण समेत अन्य जानकारियां जुटाई जाती हैं।
ये जो जानकारी जुटाएगी उसमें जिले में अभियान के तहत 2,09,069 बच्चों की जांच की गई, जिनमें से 22%, बड़ा आंकड़ा है, ये बड़ा नंबर है, जिसमें इसके अंदर आते हैं 46,728 बच्चे ये एनीमिया के शिकार थे। इनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है बहुत लो था, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो सीवियर एनीमिया के शिकार थे, जिन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये अभियान के बारे में हमें जानकारी मिली कि ये अभियान क्या है, उसके बाद किस तरह से इस जिले में कितने लोगों पर ये अभियान किनको लेकर कंसीडर किया गया और इसके रिजल्ट क्या निकले। अब यहाँ पर सवाल उठता है प्रशासन पर। इसमें बताया जा रहा है करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन इसके बाद इस तरह का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। NRHM के तहत द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कई तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें RBS के यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शामिल है। इसमें हर साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट भी उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि बच्चों की जो स्वास्थ्य है उस पर निगरानी रखी जा सके, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। लेकिन जिले में ऐसा नहीं हो पाया है, और वो ये जो नंबर्स हैं वो ये साफ बता रहे हैं। वहीं इसमें दिया हुआ है कि 0 से 5 साल तक के बच्चों की पहचान की गई स्वास्थ्य, इसमें डॉक्टर KL नामदेव जो CMHO है रीवा के, उनका कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। यदि एनीमिक बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा। उनके स्वास्थ्य का टीम द्वारा परीक्षण कराकर आवश्यक जांच कार्रवाई करूंगा। स्वास्थ्य परीक्षण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जी, अगली खबर की बात करें तो जिस तरह से 2 दिन पहले हमने जाना था कि अब हेलमेट का 50 दिन तक जो अभियान चल रहा है ट्रैफिक को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो रीवा जागरण पेज में और पत्रिका में भी खबर को जगह मिली हुई है। अलग अलग तरह से इस खबर को कवर किया गया है। जागरण में हेडलाइन है कि पुलिसकर्मी खुद नहीं लगाते हैं हेलमेट, बिना हेलमेट वालों के से वसूलते हैं जुर्माना। यहाँ तस्वीरें भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। शहर सहित जिले भर में इन दिनों पुलिस बाइक सवारों से हेलमेट नहीं पहनने पर एक और चालानी कार्यवाही तो हो ही रही है, लेकिन कानून के रखवाले पुलिसकर्मी ही बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं। लिखा है कि मार्तंड स्कूल तिराहे के पास दिखा नज़ारा, ये जो तस्वीर है जागरण की, ये यातायात के नियम तोड़ना लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। शासन ने यातायात के नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने तो तय कर दिए हैं, लेकिन जो जुर्माना वसूल रहे हैं वो खुद ही बिना हेलमेट के घूमते नजर आते हैं। तो ये हेलमेट को लेकर कार्यवाही है। हालांकि ज़्यादा अभी सख्ती नहीं बरती गई है जिस तरह से देखा जाए शहर में, तो अभी हेलमेट को लेकर इस तरह की कोई खबर हमें देखने को नहीं मिली जहां पर लंबी बड़ी संख्या में चालान काटे गए हों। और आए दिन हम देखते हैं कि बिना हेलमेट के भी लोग जा रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी अखबार में हमने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी जो हेलमेट को लेकर रही हो कि यहाँ पर इतनी चालानी काटी गई, यहाँ के लोगों को हिदायत दी गई कि आप हेलमेट लगाएं। इस तरह की अभी खबर हमने नहीं पढ़ी है। जी, बात करते हैं हम अगली खबर की। तो सतना से ये खबर है जहां नर्सिंग ऑफिसर्स जो हैं उनकी एक लंबी ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दो डॉक्टर्स भेजे जाते हैं इनके परीक्षण के लिए, इनके टेस्ट के लिए, तो वो नमक पानी का घोल तक बनाना सही से बता नहीं पाए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं खबर को, जहाँ बताया जा रहा है कि तमाम किस्मों की ट्रेनिंग के बावजूद जब बारी नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी NQAS, इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका इस टेस्टिंग के लिए, नेशनल लेवल की टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स अपॉइंट करती है जो इन नर्सिंग ऑफिसर्स का टेस्ट लेते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें कि पहले नेशनल असेसमेंट के पहले बाकी अन्य असेसमेंट को भी पार करना पड़ता है, उसके बाद आप इस असेसमेंट में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर 2 डॉक्टर्स आए, लेकिन इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिला जहाँ नेशनल असेसमेंट की बात आती है तो नर्सिंग ऑफिसर से बहुतायत सवालों के जवाब नहीं बनते। ऐसा ही हाल शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सतना का ये मामला है, तहत हनुमान नगर की बस्ती के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे फाइनल असेसमेंट के दरमियान देखने को मिला, जहां नमक और पानी का घोल बनाना तक ये नहीं बता पाए। और कायाकल्प अभियान के तहत ये वही जहां का ये हाल है, ये वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसे अवार्ड भी मिल चुका है।
अब इसमें बताया गया है कि कहाँ से ये टीम आई है। तो NQAS के तहत अप्रैल मई के दरमियान स्टेट की टीम ने नई बस्ती UPHC का पीयर असेसमेंट किया था। राज्य स्तरीय टीम के पैमाने पर ये खरा उतरा था, जिसके बाद नेशनल असेसमेंट की अनुशंसा की गई और नेशनल असेसमेंट के दौरान ये देखा गया, यहाँ पर जो 2 डॉक्टर्स आए थे भारत सरकार की तरफ से नामित थे, वो दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार थे और मिर्ज़ापुर की डॉक्टर थी डॉक्टर शालिनी सिंह। इनको स्वास्थ्य संस्था के मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई थी। 30 दिन में 40 से ज़्यादा ब्लड टेस्ट की बात आ रही है, जहां जिला अस्पताल की रीजनल वायरोलॉजी लैब में ब्लड टेस्ट की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। पहले यहां लगभग 47 प्रकार की जांच निःशुल्क की जाती थी, अब लगभग 80 प्रकार के चेकअप की सुविधा है। ये साइड में एक बॉक्स में दिया गया है। जी, अगली खबर की बात करें तो ये खबर बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि पत्रिका के फ्रंट पेज में इसको जगह मिली है, जागरण में भी इस खबर को छापा गया है। तो हेडलाइन है शहडोल की, ये खबर है कि यहाँ पर करंट लगाकर बाघ को पकड़ने की कोशिश की गई, उसकी मौत हो गई। करंट लगाकर बाघ को मारा गया है। नाखून और दांत और उसके मूंछ के बाल निकाल कर रख लिए गए। 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लिखा है कि बाघ का शिकार करने के लिए शिकारियों ने करंट फैलाकर उसकी जान ली, फिर उसके नाखून, दांत और मूंछ के बाल निकाल लिए। इसके बाद शिकारियों ने उसके शव को जलाने का प्रयास किया ताकि कोई शिनाख्त न मिल पाए। वहीं जैतपुर, ये घटना जो है जैतपुर वन परिक्षेत्र के लफदा बीट की है। शहडोल क्षेत्र ज़्यादातर जो है तो जंगली इलाका माना जाता है। मामले का पता चलने के बाद वन विभाग ने 11 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार लफदा बीट में ग्रामीण ने खेत में करंट फैला रखा था, पूरे खेत में करंट फैला रखा था। जब जंगल से बाघ आया तो उसकी वहां पे मौत हो गई, जिसके बाद फिर ये घटना हुई है। तो ये रही हमारी विंध्य की खबरें। आगे चलते हैं हम हमारी प्रदेशी खबरों की ओर। तो जिस तरह से कहा गया है कि मध्य प्रदेश अब कर्ज वाला प्रदेश बन गया है, हर एक व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्ज है, यानी हमें जो योजनाएं मिल रही हैं उसका टैक्स तो हम दे रहे हैं, हर एक चीज में टैक्स है। ये पेन मेरे हाथ में है, इसमें भी टैक्स हम पे करते हैं, हर चीजों में टैक्स हम दे रहे हैं। उसके बावजूद हमारे सर पर 47,000 रुपए का कर्ज कैसे है? यानी मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर 47,000 रुपए का कर्ज है। इतना मध्य प्रदेश जो है कर्ज में डूबा हुआ है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये है कि विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब नई सरकार के गठन के 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। उसके पहले ही 28 नवंबर को मौजूदा सरकार यानी शिवराज सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है। जानकार कहते हैं कि सरकार 28 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है। प्रदेश सरकार इस साल जनवरी से अब तक 38,500 करोड़, यानी जनवरी से लेकर सिर्फ अक्टूबर तक में 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि यह कर्ज 14 वर्ष के लिए लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 16वीं विधानसभा चुनने के लिए प्रदेश में 9 अक्टूबर को लगाई गई आचार संहिता के बाद मौजूदा सरकार ने 3 बार में 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यानी 9 अक्टूबर को आचार संहिता का नोटिफिकेशन था, आचार संहिता लागू हुई थी और उसी दिन चुनाव की डेट भी फिक्स हुई थी। उसके बाद से अभी तक 3 बार कर्ज लिया जा चुका है, जहां पर 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। सरकार ने इससे पहले सितंबर माह में 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस राशि से सरकार ने अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन और जो उनकी कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों के हितों की पूर्ति की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण के कॉर्नर पे ही ये खबर है, बगल में ही हेडलाइन है कि चोरों को पकड़ने गए 40 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हुई है। तो अब ये सवालिया निशान खड़ा करता है प्रदेश की प्रशासन पर, पुलिस पर, कि जो सुरक्षा कर्मी है उनके ऊपर ही फायरिंग हो गई है। 40 पुलिसकर्मियों की टीम थी और 10 से 15 बदमाश थे, उन्होंने फायरिंग की है। ये मामला है रतलाम का। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के भतीजे की ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला था, जो 3 महीने से सुलझा नहीं है। लिखा गया है कि 2 माह हो चुके हैं उस हादसे को, उस घटना को 2 माह हो चुके हैं, चोरी के घटना को 2 माह हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी भी किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, किसी भी तरह की कोई सबूत नहीं मिले।
लिखा गया है कि आधी अधूरी तैयारी करके टीम जो है 40 सदस्यीय टीमों के साथ पुलिस पहुंची थी, जहां पर 10 से लेकर 15 सदस्य जो थे उन पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। ये घटना 8 बजे की बताई गई है, गुरुवार की 8 बजे की, यानी परसों की ये घटना बताई गई है। तो ये एक तरह से सवालिया निशान खड़ा करता है। और दूसरी खबर की बात करें तो पत्रिका के फ्रंट पेज, कहा जाए कि ये फ्रंट पेज है प्रदेश का, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज के घोटाले की बात की गई है। 2020 से 21 का जो सत्र था उसमें जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लिया था, आज उनका 4th ईयर चल रहा है, लेकिन आज भी कागजों में वो 12th पास ही हैं। 12th के बाद उनके पास कोई डिग्री नहीं आई है। लिखा गया है कि नर्सिंग कॉलेज घोटालों ने 80,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा दिया। कोर्स के बाद अच्छी नौकरी की आस में युवाओं ने सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले लिए, लेकिन नियम तोड़कर अफसरों की मान्यता, यानी नियम तोड़कर जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई थी वो उस खेल में फंस गए हैं। मान्यता की इस खेल की अब सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जांच नहीं कर पाई है। सीबीआई ने हाई कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए 3 माह का समय भी लिया था। ऐसे में 2020-21 सत्र के छात्र कहने को 4th ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 1st ईयर भी पास नहीं कर सके हैं। दूसरी ओर इस साल भी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से 4 साल पूरे हो गए, इनकी डिग्री 7 से 8 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एक ये बड़ा आंकड़ा है। वहीं लिखा गया है कि 30,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट तक रोका गया है। घोटाले के कारण करीब 30,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट रुका है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सत्र को 0 ईयर घोषित कर दिया है। 0 ईयर, सत्र को 0 ईयर, यानी जिन बच्चों का 4th ईयर 5th ईयर कंप्लीट हो गया मेडिकल यूनिवर्सिटी में, 5.5 साल का कोर्स होता है, वो खत्म हो गया, उसके बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं दिया गया और उन्हें शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी, तो ये थे हमारी राज्य स्तर की खबरें। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो सबसे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है और वुमेन सेफ्टी को लेकर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आए दिन हम इस तरह की खबर पढ़ते रहते हैं। अब हरियाणा से ये खबर है। हरियाणा की जींद का सरकारी स्कूल है जहां 142 लड़कियों ने छेड़छाड़ का और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है एक प्रिंसिपल के ऊपर। बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इन्होंने यौन शोषण के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महिला आयोग को पत्र लिखा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में बताया जा रहा है कि स्कूल की एक महिला गेस्ट टीचर भी शामिल है इसके अंदर। और इस टीचर को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने एक SIT गठित की गई है और इस SIT गठित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। और रेणु भाटिया के मुताबिक ये महिला टीचर आरोपी प्रिंसिपल का सहयोग किया करती थी। शुक्रवार को हिसार मंडल के ADGP श्रीकांत जाधव ने सरकारी स्कूल वो पहुंचे और यहां उन्होंने छात्राओं को मोटिवेट किया। पूरा मामला जान लेते हैं क्या है। तो जींद जिले के उचाना के राजकीय स्कूल की छात्राओं ने 31 अगस्त 2023, यानी 3 महीने का समय हो गया है, इन्होंने दिल्ली महिला आयोग, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम 5 पेज का लेटर लिखा इन्होंने, जिसमें छात्राओं ने बताया कि उनका जो स्कूल का प्रिंसिपल है करतार सिंह, वो छात्राओं को कक्ष में बुलाता था और उनके साथ गंदी हरकतें करता था, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। और प्रिंसिपल उसने अपनी जो कार्यालय है उसमें काले कलर के शीशे लगवा रखे थे, जिससे अंदर से बाहर चीज़ें दिखती थी लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। छात्राओं को बुलाकर अश्लील बातें करता था और अगर कोई दिख जाए आता तो बातों को घुमा दिया करता था। बता रहे हैं कि जो छात्रा उसे पसंद आ जाती थी किसी ना किसी बहाने से उसे अपने ऑफिस में बुलाकर अपनी कुर्सी के पास खड़ा रखता था। तो इस तरह के मामले जो हैं, इतने बड़े स्तर पे जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वहीं पर हमारी लड़कियां सेफ नहीं हैं, इस तरह के मामले, और ये 3 महीने पुराना मामला है, अब खबर में आ रहा है, तो ये एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है। जी, बात कर लेते हैं हम हमारी अगली राष्ट्रीय खबर की। तो यहाँ दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में है, जहाँ बताया गया कि ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच घटे, AC कोच बढ़े हैं ताकि आय बढ़े। इसका थोड़ा गुणा गणित समझ लेते हैं।
तो इसमें बताया गया है कि ट्रेनों में अब स्लीपर और जनरल कोच की सीटें मिलना और भी मुश्किल हो जाएंगी। ये पहले से भी ये स्थिति थी। इसका कारण ये है कि एसी कोचेस इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि जो रेलवे डिपार्टमेंट हो उसको घाटा कम हो, लेकिन इसका असर यात्रियों पर ये होता है कि उनका सफ़र महंगा हो जाता है। अब इसमें नंबर्स दिए हुए हैं कि पिछले एक दशक में एसी कोच 9.8% बढ़े हैं, जबकि स्लीपर कोच 2.8% कम हो गए हैं। इसी वजह से सेकेंड क्लास में यात्रा करने वाले 85% से 8.7% घटकर अब 76.6% पर आ गए हैं। बड़ी वजह बताई जा रही है कि भारतीय रेलवे घाटे में चल रही है। उसे अभी 100 रुपये कमाने के लिए 107 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 2015 से 2020 के बीच एसी थर्ड को अगर छोड़ दें, थर्ड क्लास को, तो सभी क्लास में नुकसान ही हुआ है। इसलिए कई ट्रेनों में स्लीपर और जनरल के कुछ डिब्बे हटाकर उनकी जगह एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। ये लंबे समय से चल रहा है और अब और भी ज़्यादा ये होने वाला है। इसका असर ये है कि स्लीपर और सेकेंड क्लास में यात्रा करने वालों को या तो ज़्यादा किराया देकर एसी कोच में टिकट लेना पड़ता है या फिर यात्रा करने के लिए उन्हें कोई और साधन तलाशना पड़ता है। जी उर्वशी, अब हम बात कर लेते हैं हमारी बिजनेस की। एक खबर है जहां जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए एक्सपोर्ट हब, हर देश के हर ज़िले में सरकार एक एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना सामने लाने वाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पहल शुरू हुई जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशालय, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, रिक्शा, शॉपक्लूज, शिप रॉकेट और DHL एक्सप्रेस जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ करार कर रहा है। इनकी मदद से ग्रामीण जिलों के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ा जाएगा। हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण जगहों पर जैसे बांस का व्यापार हो गया, कई ऐसे जगह हैं जहां दोना पत्तल बनता है। अमरकंटक में बैगा एक ट्राइब है पूरी, जो शॉल बनाती है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उन्हें ग्लोबल स्पेस मिल जाती है तो ये विलेज इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसी तरह की ये पहल देखी जा रही है जहां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स विदेश व्यापार नीति 2023 के मुताबिक पहचाने गए जिलों में स्थित MSME के लिए क्षमता निर्माण सत्र, ट्रेनिंग और वर्कशॉप आयोजित करेंगे। इसके साथ ही बेहद छोटे स्तर के कारोबार और छोटे मझौले उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। ये पहल सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत अमेज़ॉन इंडिया 20 जिलों से करेगी। जी, तो ये रही हमारी बिजनेस की खबर। आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो पत्रिका में स्पोर्ट्स पेज है, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग। तो यहाँ पर रोहित शर्मा की बड़ी सी तस्वीर आप देख सकते हैं। लिखा गया है कि अभी बाकी है दमखम, T20 विश्व कप खेल सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। उनके बारे में पूरा लिखा गया है कि वनडे विश्व कप 2023 में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। 597 रन विश्व कप में 2023 में बनाए हैं। 11 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक इस दौरान लगाए। 31 छक्के और 66 चौके ठोके हैं। वहीं 125.94 इनका स्ट्राइक रन रेट रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग देशों का भी जिक्र किया गया है। वहीं IPL का अब जो नीलामी है, तो IPL की नीलामी में अब खेल जागरण पेज में दिया गया है कि जो हार्दिक पांड्या है वो गुजरात छोड़कर फिर से मुंबई इंडियंस में आने वाले हैं। यानी मुंबई इंडियंस में पहले थे वो, गुजरात के कप्तान रहे पिछले वर्ष, अब इस बार वो फिर से मुंबई इंडियंस में उन्हें देखा जा सकता है। जी उर्वशी, स्पोर्ट्स को लेकर एक और खबर है जो हमारे एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, उन्हें कौन नहीं जानता। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारतीय खिलाड़ी, ये जो भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इनको वर्ल्ड एथलीट 2023 अवार्ड के लिए नामित किया है। ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के साथ ही अवार्ड की दौड़ में 10 और खिलाड़ी हैं। इसमें अमेरिका के नू लाइल्स भी हैं जो 100 मीटर और 200 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन हैं। जी, अब रुक कर लेते हैं हम कार्टून्स की ओर। तो आज कार्टून के अलावा हमारे पास मीम्स भी हैं। ये दैनिक भास्कर के पेज में जहां कार्टून कोना है, इसमें दिया हुआ है कि जिस तरह से डीप फेक वीडियोस के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, ये हर जगह चर्चा का विषय है। इसमें एक व्यक्ति है जो कह रहा है पूरे भाषण में एक भी झूठ नहीं, ये पक्का नेताजी का डीप फेक वर्जन है।
वहीं मीम है जिसमें थ्री इडियट्स का एक सीन है, उससे मीम कॉपी किया गया है, जहां एक जो राजू का किरदार निभाया था वो राजकुमार हिरानी ने, वो कह रहे हैं कि इस हम प्लेट में इतना खाना ले रहे हैं, स्टेज पर देने के लिए लिफाफे में क्या रखेंगे। तो आमिर खान का जो कैरेक्टर वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं अपने साथ पार्टियों के घोषणा पत्र लाया हूँ। जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के अन्य खबरें देखने के लिए रोज़ हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी स्टोरीज़ आप देखें हमारे चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं तो आपको रेगुलर हमारी स्टोरी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे अन्य शोज़ जैसे अपना पंची से आप जुड़े रहें, वहाँ पर हम गेस्ट बुलाते हैं और एक तरह का डिबेट होता है जो काफ़ी होलसम होता है। साथ ही में अगर आप किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए, साथ ही में ईमेल्स के थ्रू आप दे सकते हैं। आपके किसी भी तरह के जन मुद्दे हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारी वेबसाइट विज़िट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप विज़िट करके हम तक पहुंच बना सकते हैं। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।